अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ सॉल्यूशन टीवी के साथ मैं हूं लाइबा खान। आज हम बात करेंगे जहनी दबाव के बारे में और डिप्रेशन के बारे में, जो आजकल हम नौजवानों में, बड़ों में और बच्चों में स्पेशली हम देखते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसकी क्या वजूहात हैं और उनको किस तरह से हम रोक सकते हैं। और आजकल जो मीडिया की वजह से ज़्यादातर बच्चे जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई में जो उनका रेस चल रही है एक दूसरे से ग्रेड्स हाई लाने की, उसकी वजह से भी काफ़ी बच्चे जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन की तवज्जो ना मिलने की वजह से, या उनका जिस तरह वालिदैन जो है बिजी लाइफ होती है उनकी और वो बिजी रहते हैं, उसकी वजह से वो अपने बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे सकते और बच्चे जो हैं वो बेरारवी की तरफ चले जाते हैं या वो किसी गलत राह में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इस टॉपिक पे, पूरे टॉपिक पे बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ काउंसलर उमर खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लाइबा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, कैसी तबीयत है आपकी? आप ये बताएं कि जो आजकल यूथ में देखा जा रहा है कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं वो, और बहुत ज़्यादा ही, मतलब कोविड वगैरह की वजह से तो बहुत ज़्यादा ही वो घर में रहकर और या फिर ऐसी चीज़ों में रहकर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। तो इसमें मतलब किस चीज़ का ज़्यादा किरदार है? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा किरदार है वो है माँ बाप का बच्चों के साथ इंटरेक्ट कम होना, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं और बच्चे जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया की वजह से या अपने दोस्तों में, अपनी गैदरिंग में ज़्यादा उनकी मसरूफियत हो। बच्चे के साथ जितने भी अब मामलात होंगे, यानी अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो डिप्रेस होगा, उसको कॉम्प्लेक्स होगा। अगर वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन या कोई अच्छी चीज़ अपने पड़ोस में, अपने किसी दोस्त के हाथ में या अपने नेबर के हाथ में देखेगा, तो उसको फीलिंग्स आएंगी कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं है। अब ये चीज़ वो अपने माँ बाप से शेयर नहीं करेगा, क्योंकि माँ बाप उसको टाइम नहीं दे पा रहे, और ये छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए डिप्रेशन का बाइस बनेंगी। यानी हर चीज़ या तो कॉम्प्लेक्स में उसको ले जाएगी या उसको डिप्रेस कर देगी। और एक लेवल ये आएगा कि वो डिप्रेस होके, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होके, एक लेवल पे आके वो समझें कि फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। और फिर जो उसके रिएक्शन सोसाइटी पे निकलेंगे, यानी वो एग्रेसिव हो जाएगा, वो ट्रैफिक कवानीन की फिर खिलाफ वर्जी भी करेगा, फिर वो कहेगा कि अब मैं बिल्कुल अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारूं, और उसकी मर्जी की ज़िंदगी में सिर्फ गुस्सा भरा होगा। तो उस बेस पे उसका जो डिप्रेशन पॉइंट है, उसमें भी अगर उसको मजीद डिप्रेशन मिलते हैं, जैसे वो ऑफिस वर्क में होता है, या वो अगर स्टूडेंट है, या किसी भी फैमिली की तरफ से उसको बहुत ज़्यादा रोक टोक मिलती है। एक बच्चा है, वो ड्राइविंग सीखना शुरू करता है, तो माँ बाप उसको बहुत ज़्यादा रोकते हैं कि भाई आप जो है ना वो गलत ड्राइव करते हो। तो वो जब क्रिटिसाइज होगा ज़्यादा, तो वो डिप्रेशन का शिकार होगा। तो माँ बाप जस्ट उसको ये नहीं बताएं कि कहाँ पे उसके लिए लिमिटेशंस है, बल्कि वो उसके लिए काउंसलर का रोल प्ले करें, तो फिर उसकी डिप्रेशन की जो मिकदार है उसके जहन में वो कम होगी और उनमें यूनिफिकेशन पैदा होगी। पढ़ाई में जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया आपस में, जैसे, और काफ़ी लोग जो हैं इस वजह से पिछले अगर कुछ टाइम की बात करें तो स्टूडेंट्स ने भी आपस में जो है इसमें लड़ाई झगड़े वगैरह किए हैं, और जो न्यूज़ पर भी दिखाया था। तो इसकी वजह क्या है? मतलब टीचर्स जो हैं वो एक तरह का, मतलब बच्चों को एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही हैं। देखिए, कोविड के बाद जब लोग वापस एजुकेशनल सेटअप में आए, तो एक तो कोविड ने उन्हें साइकोलॉजिकली काफ़ी परेशान किया और उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही। ना बच्चा उस तरीके से स्टडी कर पा रहा है, ना टीचर उस तरीके से पढ़ा पा रहे हैं। उस बेसिस पे जो उनका इंटरेस्ट था, एजुकेशनल इंटरेस्ट, वो डैमेज हो गया। तो इनको एजुकेशनल सिस्टम में लाने से पहले, यानी इनकी एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले कि जी अब आपकी क्लासेस होंगी और अब आप इन पर्सन क्लासेस में आ जाएं, फिजिकली क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, इससे पहले उनको कुछ हफ्ते या एटलीस्ट 10 दिन या 15 दिन उनकी काउंसलिंग होती, टीचर्स की भी काउंसलिंग होती, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, ये उनकी काउंसलिंग करते कि आप एक कैदो बंद वाली जिंदगी से और आप एक ऐसे एनवायरनमेंट से वापस अपने उस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ये इस तरीके से कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप कराची के बजाय किसी और जगह चले जाएं और वहाँ पे आप 2-3 महीने गुजारें, यानी आप पेशावर चले जाएं, पंजाब चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन जब आप वापस अपनी मकाम पे आएंगे
तो आपको आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर्स में बहुत सारे चेंजिंग्स होंगे। आपका अपने ही मकाम पे जिधर आप 10 साल से रह रहे होगे उधर आपका अचानक आते ही दिल नहीं लगेगा। आपको बहुत सारी आदतें वो बन चुकी होंगी जो आप उस जगह पे अपनाई होंगी। जब आप पेशावर में थे, लाहौर में थे, कश्मीर में थे, लेकिन जब आप इधर वापस आओगे कराची में तो आपकी वो आदतों को आप लेके तो आ गए हो, लेकिन यहाँ आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको वो सुकून नहीं मिलेगा, यहाँ आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी जो उधर की पॉजिटिव चीजें थी। कुछ उधर की नेगेटिव चीजें जो उधर आप छोड़ आए। वो कहते हैं ना, बाहर मुल्क से कोई आता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो वो एडजस्ट होने के लिए जो टाइम लगता है एक्चुअली वो साइकोलॉजिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह जब बच्चे एजुकेशनल एरा में वापस आए हैं, उस अरीना में वापस आ गए अपनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल में, तो उनको टाइम चाहिए था। डायरेक्ट उन्हें पढ़ाई नहीं शुरू करानी थी। वो टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से अब उनकी तबीयतों में एक हार्शनेस आ गई। उनको बुरे लग रहे हैं अपने स्कूल। यानी वो जो उनकी एक्साइटमेंट थी स्कूल के बच्चों की, वो एक्साइटमेंट इस हद तक थी कि बस हम दोबारा स्कूल जा रहे हैं। बट अब जिस माहौल में वो बैठ रहे हैं कि मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंस है, आपकी बुक को आपका टीचर भी हाथ नहीं लगा रहा, फिर आपने उसको हैंड सैनिटाइज करना है, ये उनकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर्स पे इम्पैक्ट करेगी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डिफरेंट क्राइटेरिया है। मेजॉरिटी नहीं विलिंग थी कि दोबारा क्लासेस हो, लेकिन अब अगर हो रही हैं तो उनमें अब एग्रेशन है। वो आपस में लड़ेंगे भी, वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, उन्हें मौका भी चाहिए, अब उनका दिल भी नहीं लगेगा पढ़ाई में। तो ये वो बुनियादी वजह है कि हमने साइकोलॉजिकली उनको डील नहीं किया, जिसकी वजह से कोविड ने लोगों की पर्सनैलिटीज को डिस्टर्ब किया, बिहेवियर्स को डिस्टर्ब किया, सेहत को डिस्टर्ब किया, और अब जहनी तवाजुन भी उनका जो है वो मुतवाजन नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया की वजह से जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सोशल मीडिया की वजह से लोग डिप्रेशन से ज्यादा एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। अब सोशल मीडिया से जो लोगों को डिप्रेशन मिलता है वो मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलता है। जब वो देखते हैं कि खबरों में पेट्रोल प्राइस बढ़ गए, गैस नहीं आएगी सर्दियों में, और बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, महंगाई है, तो अब लोग ये डिप्रेशन, खबरों में अगर ये होता है कोविड से इतने लोग मर गए, फिर इजाफा हो रहा है, फिफ्थ लेयर और पावरफुल है, और एक नया वायरस एक नए नाम से कोविड ने रीशेप कर लिया, ये डिप्रेशन है। तो लोगों को चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो खुद ही अपने लिए पॉजिटिव चीजें देखते हैं, उसमें मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो मेजर इनको इफेक्ट करती है चीज, वो चीज इफेक्ट करती है जो इंडिविजुअल बेसिस पे। इंडिविजुअल बेसिस पे क्या चीजें होती हैं कि अगर सोशल मीडिया पे कोई किसी को हुटिंग कर रहे हैं, बैड कमेंट्स आ रहे हैं, हैक हो गई किसी की फेसबुक आईडी, या किसी ने फॉलोअर्स का भी है, किसी की कोई चीज लीक हो गई, या कोई तंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, कम्युनिकेशन टूल भी है ना, तो ये डिप्रेसिंग पॉइंट है। या ये भी होता है कि कोई कुछ भी नहीं कर रहा बट किसी का कोई वीक पॉइंट है, उसको सोशल मीडिया पे उजागर किया जा रहा है कि किसी का मतलब स्टेटस अभी नहीं है, जॉबलेस है कोविड की वजह से, और सोशल मीडिया पे पब्लिकली उससे पूछा जा रहा है क्या कर रहे हो आजकल। वैसे पिक्चर्स अपलोड होती हैं, वो एक देखकर भी लोगों को एहसास है, टॉन्टिंग कह लें आप उसको, तो ये डिप्रेस करते हैं लोगों को। तो इसकी काउंसलिंग किस तरह की जाए? अगर कोई बंदा वाकई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या वो इस चीज का शिकार हो चुका है, तो उसके बाद उसकी काउंसलिंग? यूथ की काउंसलिंग उनके पेरेंट्स से ज्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता, और आप कितनी भी यूथ की काउंसलिंग कर लें, बिलाखिर उनका पेरेंट्स से जब तक वो रिलेशन नहीं बनेगा वो आगे मुआशरे में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें काम करना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इमोशनल इंटेलिजेंस इज दैट कि आप इमोशनली अटैच करो, यूथ हो या लोग हो, आम आदमी हो, कि उसकी जो स्पिरिचुअल या इमोशनल अटैचमेंट सबसे ज्यादा किन लोगों के साथ है, तो वो लाजमी सी बात है उसके पेरेंट्स हैं। तो जब ये अपने पेरेंट के साथ इमोशनली अटैच होंगे तो उनके पेरेंट्स जब उन्हें पॉजिटिव चीज पे लेके जाएंगे वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स उन्हें टाइम नहीं देंगे तो वो अपने पेरेंट्स की पॉजिटिव चीज को काउंट नहीं करेंगे, बल्कि वो नेगेटिविटीज को तलाश करेंगे, और जो नेगेटिविटी वो अपने पेरेंट्स के अंदर देखेंगे, जैसे अगर उनके पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, ओवर कमिटेड हैं, मैं बहुत छोटी मिसाल दूंगा आपको कि पेरेंट्स देर से सो के उठते हैं, आज देर से सोते हैं, रातों को बहुत देर तक फिल्में देखी जाती हैं, फैमिली माहौल बन चुका है ऐसा,
कि लोगों को अब रातों को 2-3 बजे नॉर्मल हो गया लोगों का सोना। तो बच्चा जब ये चीज देखता है तो वो फिर ये इसको नेगेटिविटी को अडॉप्ट कर लेता है, यानी वो भी अपना रूटीन, उस पर रूटीन ही नहीं, सिर्फ वो इस चीज से ये मैसेज लेता है कि टाइम की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो अपने टाइम पे सो रहा है, लेकिन उसने माँ बाप के देर से सोने से ये चीज असेस कर ली, असेसमेंट हो गई कि जी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब वो अपनी लाइफ में जाएगा तो अगर उसको कहीं 2 बजे पहुंचना है तो 4 बजे पहुंचेगा, अगर उसको अपनी स्टडी पे टाइम देना है वो नहीं देगा, वो गेम खेलता रहेगा। और अगर उसको कोई अपने लिए टाइम मैनेज करना है कि आज ही संडे का दिन है तो संडे के दिन जो है ना मैं अपने 6 दिन में अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहता हूँ, लेकिन ये एक दिन ऐसा है मैं अपने रूम को सेट करूँ, सफाई करूँ, तो वो नहीं करेगा। वो एहसास जिम्मेदारी उसमें खत्म हो जाएगी सिर्फ पेरेंट्स के गैप की वजह से। तो सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन यही है कि हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करें और बच्चों को और पेरेंट्स के दरमियान कॉमन पॉइंट्स उजागर करें। कॉन्सर्ट्स हों, ऐसे कॉन्सर्ट्स, ऐसी गैदरिंग्स हों जिसमें पेरेंट्स और बच्चे क्लोज हों। और आप देखें वेस्ट में यही होता है। वेस्ट में अगर छोटा बच्चा है, उसका कोई येलो डे आ गया तो उनके मदर्स को भी बुलाते हैं। अब वो 4 क्लास का बच्चा है, 3 क्लास का बच्चा है, 8, 9, 10 साल, 11 साल मैक्स, ये एज है, 6-7 साल के बच्चे हैं, तो उस डे पे उनके पेरेंट्स भी होंगे। फिर वो खेल ऐसे बनाते हैं कि उनके बच्चे और वालिदैन आपस में एक साथ एक टीम बन के खेलते हैं। कोई कंपटीशन होता है तो उनके पेरेंट्स उसकी सपोर्ट में वहां खड़े होते हैं। ये वो बॉन्डिंग्स क्रिएट होती हैं कि आगे फिर उनकी लाइफ के डिसीजंस में भी। तो ये बॉन्डिंग मतलब पाकिस्तान की बात करें तो इधर किस तरह से? पाकिस्तान में तो बच्चा पैदा होने के बाद छोड़ दिया जाता है सड़कों पे, मेजॉरिटी। अब सड़कों से मुराद आप ये ना लेंगे वो भीख मांग रहा होता है, लेकिन होता यह है कि बच्चा मतलब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि भाई मेरा बच्चा आप संभाल लो, तंग आ चुके होते हैं, बच्चे के रोने से ही तंग आ जाते हैं। वो चाहे रिलेटिव्स में दे रहे हो, नेबर्स में दे रहे हो, बच्चा कोई संभाल ले जितनी देर हो सके, हम जरा अपनी लाइफ को पुरसुकून। अब ये उस एज में बच्चे के साथ आपका बिहेवियर है जिस एज में मतलब बच्चा है, वो बस गोद का बच्चा है, तो वो 1-2 साल का बच्चा, छोटा बच्चा है, उसमें भी माँ बाप के बिहेवियर होता है। अब ये काउंट नहीं होगा कहीं कि कोई मेरी बात सुन भी रहा होगा तो वो इतना इसको सीरियस नहीं लेगा, लेकिन ये वो साइकी है पेरेंट्स की कि जब वो अपने बच्चे से मतलब चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा टाइम मिले, स्पेस मिले, चाहे वो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग ही संभाल रहा हो बच्चों को। अब वो कभी मजबूरी है और कभी ये साइकी है। अब ये दोनों कब चीजें मिक्स मैच हो जाएंगी पता नहीं चलेगा, और जूं बच्चा बड़ा होता जाएगा उस पे से पेरेंट्स की तवज्जो खत्म हो जाएगी। अब वही बच्चा 4 साल का हो गया, उस फैमिली में एक नया बेबी आ गया, तो वो जो बच्चा बड़ा हो गया उस पर इतनी तवज्जो नहीं है क्योंकि वो छोटे वाले पे तवज्जो देंगे। तो अल्टीमेटली उसकी तवज्जो का तो पीरियड कम होता जा रहा है। अब वो अपनी लाइफ में बढ़ता जाएगा, अब वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएंगे पेरेंट्स, सिखाने का मरहला उतना नहीं होगा, अब रोक टोक ज्यादा होगी, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। तब सिखाएंगे जब टाइम गुजर जाएगा, जब वो कुछ बहुत बड़ी एज में आके, यानी 12, 13, 14 साल, यानी वो बच्चा तो नहीं रहेगा ना, तब आप उसको नहीं वो चीज सिखा पाएंगे। पेरेंट्स बेशक सिखाते हैं, लेकिन पेरेंट्स उतना ही सिखा पाते हैं जितना उनको लगता है कि बच्चे को इस चीज की जरूरत है। यानी अगर बच्चा बाय डिफॉल्ट सीधे हाथ से खाना खा रहा है तो पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे इसको सिखाने की क्या जरूरत है, तो सही खा रहा है। लेकिन अगर बच्चे की आदत बचपन से बन रही है कि वो सीधे हाथ को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो बड़ा हो रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे उल्टे हाथ से नहीं खाओ, सीधे हाथ से खाओ। तो ये जो चीज है, ये तरीका गलत है कि वो उस बच्चे को सीधे हाथ से खाने की अहमियत बताएं। वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि क्या चीज सुन्नत है, क्या चीज हलाल है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्यों उल्टे हाथ से खाना गलत है। जब वो बच्चे को ये समझाएंगे तो अब बच्चा कभी भी वो काम नहीं करे। लेकिन पेरेंट्स मेजॉरिटी यानी 80-90% पेरेंट्स सिर्फ रोकते और टोकते हैं।
तो अब छोटा बच्चा इस कैफियत से गुजर रहा होता है, तो वो अपने पेरेंट्स को ये समझने लग जाता है टीन एज तक कि बस पेरेंट्स का काम तो रोकना है, समझाना नहीं है। जिस दिन पेरेंट्स का काम समझाना होगा उस दिन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। ये तो यूथ की और बच्चों की बात हो गई, लेकिन अगर बड़ा कोई बंदा है जिसके मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया, तो वो किस तरह मतलब उस डिप्रेशन से निकल सकता है, उसको क्या अमल करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे अब ऐसे क्लिनिक्स बन चुके हैं जहाँ पे साइकेट्रिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग होती है और बड़ी चीज़ है। लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या लोगों को पता नहीं होता है, लोग जाना नहीं चाहते मोस्टली यही है, जाना नहीं चाहते। तो अब मसला ये है कि अगर लोग जाना नहीं चाहते तो इट मीन्स कि लोग ये चाहते हैं कि जो डिप्रेशन खुद हुआ है ना, ये खुद ही खत्म हो जाए, इसके लिए हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो सोसाइटी में आप देखें ऐसे पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, तो लोग वहाँ चले जाते हैं, उनको फील होता है हमारा डिप्रेशन कम हो रहा है। किसी की अच्छी दोस्ती होती है, गैदरिंग होती है, जिधर उसको लगता है यहाँ पे मुझे तफरी मिलेगी, वहाँ चले जाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, सिनेमा चले जाते हैं। कुछ नहीं मिलता तो फूड के रेस्टोरेंट्स हो गए, फूड कोर्ट हो गए, वहाँ जाके खाते रहेंगे। अब बज़ाहिर उनको लगता है डिप्रेशन, ये चीजें ऑटोमेटिकली हमारा डिप्रेशन कम कर रही हैं, लेकिन ये कम नहीं कर रही होती। कुछ टाइम उस वक्त बस उनका ध्यान हट जाता है डिप्रेशन से, उस पॉइंट से जिसकी वजह से डिप्रेशन। लेकिन वो उस एनवायरनमेंट से जैसे ही निकलते हैं तो वो डिप्रेशन उनके साथ चिमटा हुआ है, वो एक बला की तरह चिमटा हुआ। अब उससे जो बुनियादी तौर पे निकलने का रास्ता है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी लड़की को एक लड़का तंग कर रहा है, अब ये डिप्रेस हो रही है लड़की, जब तक वो लड़का उसे तंग करना नहीं छोड़ेगा उसका डिप्रेशन खत्म नहीं होगा। ये डिप्रेशन एग्रेशन में बदल जाएगा जब उस लड़के ने तंग करना छोड़ दिया, बट वो बदले में चाहती है कि इसकी ठीक ठाक जो है ना पिटाई हो, इसकी बदनामी हो। अच्छा, जब उन्हें इंसाफ जब तक नहीं मिलता ना, यानी वो अपने अंदर एक सेल्फ जस्टिस सिस्टम क्रिएट कर लेता है, यानी उस याद को, उस इवेंट को, उस वाक़े। नतीजा इसका ही निकलता है कि वो उसकी सेहत को इफेक्ट कर रहे होते हैं, माइनर कर रहे होते हैं, बट कर रहे होते हैं। अब लोग क्यों छोड़ने को तैयार नहीं है? तो इसका ये मकसद है कि लोगों की काउंसलिंग नहीं है, वो जिसे इंसाफ समझते हैं, एक्चुअली दिस इज नॉट अ जस्टिस। ये एक प्रोसेस है जिसको समझते हैं कि अगर ये हो जाएगा तो हमें दिली तस्कीन मिलेगी। यानी इस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, अब इसके साथ जब तक बुरा नहीं होगा मुझे सुकून नहीं आएगा। उसको इस बात पे सुकून नहीं है कि मेरे साथ अब उसने बुरा करना छोड़ दिया, लेकिन अब उसका ये है कि ये इसने किया है तो अब मैं इसको मजा चखाऊं। तो जो इस लेवल पे आ गया ना, दिस इज नॉट डिप्रेशन, ये एक अलहदा नौयत की उसकी साइकी बन गई है। अब वो एक नफ्सियाती मराहिल में दाखिल हो गई, और उसके साथ अगर कुछ अच्छा हो भी रहे, जिसने उस शख्स के साथ बुरा किया, यानी वो सुधर गया, उसने तौबा कर ली अल्लाह से, और अब उसकी जिंदगी में अच्छाइयां पैदा हो गई, तो अब ये बंदा हसद में होगा, इसको अब जो है ना जेलसी होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ तो बुरा हुआ था। और इससे एक एडवांस लेवल कि उस शख्स ने उसके साथ कभी बुरा किया नहीं, लेकिन उसने फील किया था कि इसने मुझे सलाम नहीं किया। उसने, वो शख्स अपनी एक धुन में था, अपने काम से जा रहा था, उसका नजर भी नहीं पड़ी, ना किसी कानून की किताब में लिखा था कि उसको सलाम करना था तो जरूरी था। सलाम वैसे भी जो है वाजिब चीज है। तो अब वो उसने एक टसल बना ली कि इसने मुझे सलाम नहीं किया तो इसने मेरे साथ बुरा किया, तो ये बुरा इंसान है, लेकिन सोसाइटी में इसको लोग अच्छा समझते हैं, तो मैं इससे जेलस हूँ। और उस जेलसी में मैं इतना जेलस होता रहूंगा कि मैं वेट करूंगा जब तक उसके साथ बुरा ना हो जाए। दिस इज नॉट डिप्रेशन, लेकिन ये सेल्फ मेड डिप्रेशन है, जो अपने जहन में अपने आप को एक बस कि कुछ भी प्रॉब्लम क्यों है, क्यों नहीं हो रही, उस प्रॉब्लम में रहना है और दूसरे का बिगाड़ पैदा करना है। और मैं कहता हूं चलें, आपने बिगाड़ भी दिया। यानी ऐसे भी केसेस हैं कि लोगों ने कहा कि भाई तुमने ये नहीं किया हमारे साथ। उसने कहा मुझे तो पता भी नहीं, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं कि मुझे जो है ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। और आपके ऊपर अगर कोई चीज़ इफेक्ट हो गई बिला वजह की,
तो चले मैं माजरत करता हूँ, नहीं उसको रिजॉल्व भी हो गया। अब रिजॉल्व होने के बाद बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी हो गई कि वो हर शख्स में यही तलाश करेगा। तो हमारी यहाँ आधी कौम खुद साख्ता डिप्रेशन में, यानी पहनने को कपड़े हैं, खाने को रोटी मिल रही है, सब कुछ है। वो भी मटेरियलिस्टिक भी हो गए कि लोगों के पास अच्छा क्यों है, बिल्कुल, और उस वजह से जेलसी, यानी कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए ही ना। मटेरियलिस्टिक से बढ़ के मैं आपको बताऊं कि अगर एक खानदान में होते हैं फैमिलीज, एक फैमिली में बच्चा पैदा हो गया, एक फैमिली में अभी नहीं हो रहा, अल्लाह की देन है, जबकि उनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, बट वो उस कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे, वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, वो उनको जिनके घर बेबी पैदा हुआ उनको क्रिटिसाइज करने लगेंगे, ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी बातें, उन्हें बिहेवियर्स बता देंगे। तो ये तो ऐसी चीज है ना। अब उनका बच्चा पैदा होकर आपको तो नहीं डिप्रेशन दे रहा, या वो फैमिली ने कोई आपके घर से तो कुछ नहीं किया कि भाई उसका, वो तो एक अलग ही, वो तो एक सिस्टम है, वो तो सिस्टम से गुजर रहे हैं। आप भी उस सिस्टम से गुजर सकते हो, या आपका वक्त जब आएगा आप गुजर जाओगे उस सिस्टम से। लेकिन कुछ लोगों को ये होती है उसके जल्दी क्यों हो गया, मेरी क्यों देर से, ये भी बिला वजह की बात है। ये जो खुद साख्ता डिप्रेशन है, ये एक्चुअली नाशुक्री है। ये बिल्कुल वही मटेरियलिस्टिक बात है कि मेरे पास तो मेहरान गाड़ी है, उसके पास प्राडो क्यों है। ये जो कंपैरिजंस है, या इसके मेरे पास भी मेहरान थी, इसके पास भी मेहरान थी, भाई उसने अब मेहनत करके एक इंसान ने एक नई गाड़ी ले ली, वो उसका स्टेटस बढ़ गया, मेहनत की है उसने, अल्लाह ने उसको उसका रिजल्ट दिया। अब ये जो मेहरान पे रहेगा, ये मेहनत नहीं करेगा, ये उसको बुरा भला कहेगा, ये देखो शो ऑफ कर रहे हैं, ये देखो ये तो गुरूर, तकब्बुर, मगरूर लोग हैं। ये जो साइकी है, आप देखें एक डिप्रेस्ड आदमी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी साइकी का आप साइकेट्रिस्ट के सामने भी बिठा दें, उसको क्या इलाज होगा इसका? अनटिल एंड अनलेस कि उसकी काउंसलिंग सही वक्त पे अगर हो जाती, क्योंकि वो वक्त भी निकल गया ना, यानी वो वक्त निकल गया, वो अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आपने कीमती टाइम हमें दिया। तो नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने डिप्रेशन के बारे में बात की। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट लैबा खान को दीजिए इजाज़त।